अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट। दोस्तों, इस वक्त आईसीजे में आज का सारा दिन जो है बड़ा भरपूर गुजरेगा। आईसीजे में बड़े अहम केसेस जो हैं आज डिस्कस हो रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा केस, जिस तरह आप इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी जानते हैं, कि जो साउथ अफ्रीका ने कर रखा है, उसके मुतालिक जो हेयरिंग है वो शुरू हो चुकी है आईसीजे में। आईसीजे में जो ही इसके हवाले से जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं तो आपके साथ डिस्कस की जाएंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि CNN, BBC और दूसरे जितने भी बड़े चैनल हैं जो कि पर्टिकुलरली जो कि इसराइल को सपोर्ट करते हैं, वो सारे के सारे इसको लाइव कवरेज नहीं कर रहे। लेकिन अल जज़ीरा इसकी लाइव कवरेज इस वक्त भी कर रहे हैं। और अल जज़ीरा ने लास्ट टाइम भी जब ये हेयरिंग हुई थी तो उसने कवरेज की थी। आईसीजे में अभी तक क्या हुआ ये आपके साथ मैं थोड़ी देर में शामिल करता हूँ। और जो फ़लस्तीनी मिनिस्टर हैं उन्होंने आईसीजे में अपना केस किस तरह से प्रेजेंट किया वो आपके साथ शेयर करता हूं। और इसके अलावा आपको रिपोर्ट में बताया जाएगा कि यमन के हौसियों में और इस वक्त बरतानिया अमेरिका इनके दरमियान एक शदीद जंग चल रही है इस वक्त राइट नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें एक ताज़ा तरीन हमला भी किया यमन के हौसियों ने और एक बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा है कि हम जो जहाज भी अमेरिका का, बरतानिया का जो जहाज भी हमारी रेंज में आएगा, यानी ये नहीं है कि बाबल मंदाब स्ट्रेट से गुजरेगा या गल्फ ऑफ अदन से गुजरेगा या रेड सी से गुजरेगा, बल्कि जो भी हमारे मिसाइल की रेंज में आएगा हम उसको उड़ा देंगे। और ऐसा ही उन्होंने किया। कल मैंने आपको बताया था कि पोलक्स एक जहाज है बरतानवी, उसको निशाना बनाया गया था। आज एक और जहाज को निशाना बनाया गया है, ये भी आपके साथ अभी थोड़ी देर में मैं शामिल करता हूँ। लेकिन पहले आपको बता दूं कि यमन फ़लस्तीन के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने आईसीजे में क्या कहा। दोस्तों, आईसीजे में फ़लस्तीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने वो प्रेजेंट हुए और कहा कि मैं यहाँ पर 2.3 मिलियन फ़लस्तीनियों के बिहाफ पे हाजिर हुआ हूँ और जिनमें से आधी आबादी ख़वातीन और बच्चों की है, जो कि इस वक्त जिनका मुहासरा किया जा चुका है और उनको गोलियों और बम्बों से उड़ाया जा रहा है। इसके अलावा उनको भूख से मारा जा रहा है। इसके अलावा 3.5 मिलियन लोग फ़लस्तीन के वो वेस्ट बैंक में रहते हैं, जिसमें ईस्ट यरूशलेम भी शामिल है और उनको भी बड़े पैमाने पर रेसिज्म और दूसरे शदीद परेशानियों का सामना है। और इसके अलावा 1.7 मिलियन फ़लस्तीनी जो कि इसराइल में काम करते हैं उनको सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा 7 मिलियन फ़लस्तीनियों को जो कि रेफ्यूजी हैं उनको उनके हुकूक देने से इनकार किया जा रहा है। फ़लस्तीन की ज़मीन कभी पूरी भरपूर आबाद हुआ करती थी, यहाँ पर लोग बसते थे, यहाँ पर जिंदगी होती थी, यहाँ पर तमाम पॉलिटिकल, कल्चरल, तमाम हर किस्म के जो फेस्टिवल हैं वो हुआ करते थे। और इसके अलावा यहाँ पर जब इनको यहूदियों को वेलकम किया गया तो उसके बाद से फ़लस्तीन का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया। ओवरऑल इन्होंने बड़े भरपूर तरीके से जो अपना फ़लस्तीन का केस है वो वहाँ पर प्रेजेंट किया। अभी तक वहाँ पर लाइव जो कवरेज है वो लाइव जो इसकी समाअत है वो चल रही है हेग में, जो आलमी अदालत इंसाफ है वहां पर। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि यमन के हौसी, उनके जो तर्जुमान हैं, जो स्पोक्स पर्सन है याह्या सारी, उन्होंने क्या कहा। यमन के स्पोक्स पर्सन याह्या सारी ने कहा कि उन्होंने एक बड़ी लंबी स्टेटमेंट दी, उसमें उन्होंने तमाम उन कार्रवाइयों का और बैकग्राउंड का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने आपके साथ कुछ चीज़ें उसमें से शामिल करता हूँ। उन्होंने कहा कि हमने एक अमेरिकन MQ-9 एयरक्राफ्ट मार गिराया है जो कि सर्वेलेंस का काम कर रहा था, जो कि वहाँ पर जासूसी करने के लिए आया हुआ था, उसको हमने मार गिराया है। इसके अलावा उन्होंने एक और कहा कि हमने बड़े भरपूर अंदाज में मिलिट्री एक्शंस लिए हैं और इसमें हमने बरतानिया के एक जहाज़ को निशाना बनाया है, डायरेक्ट हिट किया है और इस जहाज़ को शदीद नुकसान पहुंचाया है। इस जहाज़ पर हमला करने से पहले हमने एक काम किया कि हमने इस जहाज़ से जो क्रू है, जो उसका अमला है, उसको बहिफाजत निकाल लिया ताकि कोई इंसानी जान ज़ाया ना हो। ये यमन का मतलब उनके एक तरीक़ाकार है कि वो अब तक किए गए हमलों में से किसी एक इंसान को भी नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन कोई जहाज़ उन्होंने 15 दिसंबर से ऑनवर्ड कोई जहाज़ उन्होंने आगे नहीं आने दिया। उन्होंने कहा कि बरतानवी जहाज को इस कदर शदीद नुकसान पहुंचा है कि वो उसने फंक्शन अपना बिल्कुल मुकम्मल उसका ख़त्म हो गया और वो एक जगह पर खड़ा हो गया और अब उम्मीद है, ऐसा लग रहा है कि वो जल्द डूब जाएगा। और दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि ईरान ने इस वक्त अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा करते हुए हर रोज़, अभी गालिबन कल या परसों की बात है कि उन्होंने अपना जो जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है वो मुतारफ़ करवाया। और इसके अलावा
उन्होंने आपको ये मैं इतला भी दे दूं, और ये बड़ी अहम खबर है कि ईरान जो है अपना ये जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम इस वक्त लबनान और सीरिया को भेज रहा है, और वहाँ पर ये डिप्लॉय किया जाएगा। और वहाँ पर जो ख़ासकर क्योंकि सीरिया में और लबनान दोनों जगहों पर बहुत बड़ा ख़तरा है कि इसराइल किसी वक्त भी एयर स्ट्राइक वहाँ पर कर सकता है। और वहाँ पर जिस तरह इसराइल का स्टाइल है, जिस तरह वो तमाम हर तरह के कवानीन जो आलमी कवानीन है उनकी धज्जियाँ उड़ाते हुए सिर्फ और सिर्फ सिविलियन आबादी को निशाना बनाकर उसको समझता है कि उसने बड़ा काम किया है और उसकी विक्ट्री हो रही है, वो जीत रहा है। हालांकि जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह ने इसराइल के वो जगहें जहां पर आर्मी होने का खदशा होता है कि यहाँ पर आर्मी है, सिर्फ उन जगहों को निशाना बनाए। उसकी तफसीलात आगे चलकर आपको बताता हूँ, लेकिन इस वक्त जो अहम न्यूज़ है वो ये है कि एयर डिफेंस सिस्टम रिवील करने के बाद, दिखाने के बाद, अब ईरान ने 2 मजीद वारशिप्स जो हैं वो इस वक्त उनके मंजर आम पर आ चुके हैं। उन्होंने बता दिया है कि ये 2 मजीद वारशिप जो हैं ये ईरानियन नेवी में शामिल किए जा रहे हैं, और इसको ईरानियन जो आर्म्ड फोर्सेस के मेजर जनरल हैं मोहम्मद बगैरी, उनके आर्डर पर इनको नेवी में शामिल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं, और येरून एक साइट है इसराइल की जो कि बेसिकली एक टूरिस्ट साइट है, और ये नॉर्दर्न इसराइल में है। यहाँ पर हिजबुल्लाह ने डायरेक्ट हिट किया है मिसाइलों के साथ, और इसमें ये हमला इतना शदीद था कि यहाँ पर भी जो हिजबुल्लाह जिस भी शहर में हमला करता है वहाँ पर जो बिजली की तनसीबात है उनको ज़रूर निशाना बनाता है। और इसमें भी हिजबुल्लाह ने जो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई का की जो साइट्स हैं उनको निशाना बनाया है, और उनको ये शहर जो है जो येरून है ये भी अंधेरे में डूब गया है, और यहाँ भी बड़े बड़े बुरे तरीके से इसमें उनको निशाना बनाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो इसराइली वार कैबिनेट है उन्होंने एक डिसीजन किया है। कल मैंने आपको एक खबर दी थी इतमार बिन गवीर के हवाले से। इतमार बिन गवीर वही हैं जिनके बयानात के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अगर ICJ फैसला कर दे तो इस वक्त इसराइल को भरपूर पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, और उनके बयानात पूरी दुनिया में उनको सुना जा रहा है, और लेकिन उसके साथ ही साथ उनसे नफरत का इजहार भी किया जा रहा है। इतमार बिन गवीर का मैंने आपको बताया था, लेकिन अब इसराइली वार कैबिनेट ने एक बाकायदा तौर पर इस हवाले से फैसला कर लिया है। कल इतमार बिन गवीर ने कहा था कि अगर होस्टेजेस जो हैं ये हमारे हवाले ना किए गए तो फिर हम निशाना बनाएंगे, फिर हम रफा के अंदर दाखिल हो जाएंगे। इस वक्त तमाम जो कोशिशें की जा रही हैं, चाहे अरब ममालिक हो, चाहे OIC हो, चाहे अरब लीग हो, वो सारे के सारे इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये यहाँ पर ये रफ़ा के अंदर ना घुसे, क्योंकि रफ़ा के अंदर घुसते हैं दोस्तों तो बहुत बड़ी पैमाने पर तबाही जो है उसका खदशा है। क्योंकि रफ़ा इस वक्त कम अज़ कम भी 1.5 मिलियन फ़लस्तीनियों की रहाइश है वहाँ पर रफ़ा में, और क्योंकि सारी जो गज़ा स्ट्रिप है उसको खाली करके 1 बाय 1 पहले खान यूनिस फिर उसको आगे आगे बढ़ाते बढ़ाते उनको रफ़ा में उनको जो सिटी है फ़लस्तीन का वहाँ तक ले गए हैं। और अगर रफ़ा में इस तरह का हमला हो जाता है तो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होने का खदशा है, क्योंकि वहाँ पर इसराइल सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले अस्पतालों को निशाना बनाता है ताकि जो ज़ख्मी हैं उनके वो अजियत में मरे, उनके बचने की कोई जगह ना रहे, तो वो सबसे पहले वहाँ पर अस्पतालों को निशाना बनाएगा, उसके बाद वहाँ पर सिविलियन आबादी का कत्लेआम कर देगा। अब तक भी जितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं उन सब में 90% ख़वातीन और बच्चे उसमें शहीद हो जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इसके अलावा बाकी वहाँ पर जो कि किसी किस्म की इमदाद वहाँ पर नहीं आने दी जा रही, और किसी तरह का कोई वहाँ पर जो सहूलियात है वो नहीं है। जो रोज़मर्रा की सहूलियात है वो भी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी वहाँ पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया यहाँ से जन्म ले सकता है। अब वार कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि रमज़ान का महीना जो है उनको पता है कि कहाँ पे हिट करना है, मुसलमानों को कहाँ पे हिट करना है तो उनको ज़्यादा तकलीफ होगी, और उन्होंने कहा है कि रमज़ान तक का टाइम है, अगर रमज़ान तक होस्टेजेस हमारे हवाले नहीं किए गए तो हम रफ़ा में दाखिल हो जाएंगे। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो ये है कि रमज़ान के महीने में ये जो होस्टेजेस हैं अगर वो हवाले नहीं किए जाते तो बहुत बड़ा अलमिया, इंसानी अलमिया यहाँ से जन्म ले सकता है। आपको मैंने खबर दी थी कि प्यूटन ने हमास को बुलाया है मॉस्को। अब इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आ रही हैं, मज़ीद खबरें सामने आ रही हैं, डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो स्पेशल एनवाय हैं मिडल ईस्ट के बगदानोव, उनको बातचीत के लिए रूस के सदर प्यूटन ने
तैनात किया है। उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज़ हैं, सीरिया है, लेबनान है और दूसरे जितने ममालिक हैं, उन सब को रूस ने बुलाया है मॉस्को में, और 26 फरवरी को ये मीटिंग हो रही है रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में। और यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें जो ग्रुप्स हैं, जिसमें हमास है, इस्लामिक जिहाद है और इवन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को भी यहाँ पर इनवाइट किया गया है। इसके अलावा ये एक मतलब इसमें चूँकि आमतौर पर ये समझा जाता है कि पैलेस्टीन अथॉरिटी और हमास का आपस में क्लैश चल रहा है, और ये बात दुरुस्त भी है क्योंकि पैलेस्टीन के जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के सदर हैं महमूद अब्बास, अगर उनको लेकर बात की जाए तो इस वक्त वो वाक़ईतन वो ट्रू नुमाइंदगी नहीं कर रहे फ़लस्तीन के लोगों की, क्योंकि महमूद अब्बास इज़ जस्ट लाइक अ पपेट, वो एक सिर्फ पपेट के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और दोस्तों, इस वक्त जो इसराइल के दावे थे कि उन्होंने मतलब फ़लस्तीन के जो ज़्यादातर इलाके हैं उनको कंट्रोल कर लिया, उनको हमास से पाक कर दिया है, तो हमास को बिल्कुल वहाँ से ख़त्म कर दिया। तो इस वक्त आपको बता दें कि गज़ा का इलाके तलकरम में इस वक्त शदीद झड़पें जारी हैं, और इन झड़पों में इसराइली आर्मी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तिलकरम के करीब बटालियन ऑफ अल-अक्सा ब्रिगेड्स, तिलकरम बटालियन ऑफ अल-अक्सा ब्रिगेड और इसके अलावा अल-कुद्स ब्रिगेड्स, इन दोनों ब्रिगेड्स ने मिलकर इसराइली फौजों पर बड़ा शदीद हमला किया है। और इस हमले के बाद इसराइली आर्मी हेलीकॉप्टर्स इस इलाके में आते देखे गए। इसराइली आर्मी हेलीकॉप्टर्स जब भी इस इलाके में आए हैं वो सिर्फ एक मकसद के लिए आए हैं कि वो लाशों और जख्मियों को कैरी करने के लिए आए। तो इस वक्त भी बड़ी तादाद में इसराइली आर्मी हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर देखे गए हैं, और जो तिलकरम के करीब एक चेक पोस्ट है TOs, यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर्स लैंड किए गए हैं। और अब ये इतला है कि ये ज़ख्मियों को और जो इसराइली इन झड़पों में मर गए हैं उनको यहाँ से उठाकर लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, ये थी इस वक्त तक की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट जो कि इसराइल, फ़लस्तीन और आलमी तनाज़र में ख़बरों के हवाले से, उनके एनालिसिस के हवाले से थी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस वक्त आलमी मीडिया जो है वो ये खबरें नहीं दिखा रहा है। ये सिर्फ सोशल मीडिया से या यहाँ से हम खबरें ले रहे हैं, डिफरेंट टीवी चैनल से, डिफरेंट जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, डिफरेंट जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, इस तरह टेलीग्राम चैनल्स हैं, तो वहाँ से ये खबरें लेकर अब तक पहुँचाई जाती हैं। और इनको स्प्रेड कीजिए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।